हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जैव प्रक्रम। ये चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 10th का। आपने यूट्यूब पे इससे पहले बहुत सारी वीडियो शायद देखी होंगी हिंदी मीडियम से, लेकिन ये जो मैंने वीडियो बनाई है हिंदी मीडियम की, इसमें मैंने इस चैप्टर से सारे के सारे जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं या एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो दे दिए हैं। टोटल हमें इस वीडियो में 97 एमसीक्यू हम करने वाले हैं गाइस। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन 97 एमसीक्यूज़ अगर आपने इस वीडियो में देख लिए, उसके बाद एक भी एमसीक्यू अलग से चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम के अंदर। इसलिए मैंने लिखा है कि इस पार्ट से एमसीक्यू इसके बाहर से आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने सारे एमसीक्यूज़ देख लिए हैं। ओके गाइज, तो मेरा काम यहाँ पर सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, मेरा काम आपके पेपर में पूरे में से पूरे नंबर कैसे आएंगे उस कोशिश के अंदर भी हाथ बटाना है। ओके गाइज, तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और एक एक करके हम सभी एमसीक्यूज़ के आंसर समझते जाएंगे। ओके गाइज, उसके अलावा अगर किसी बच्चे को इस एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में जा कर के पीडीएफ लिख देना, मैं वहाँ पर पीडीएफ का लिंक उसे भेज दूंगा। ओके गाइज, लेकिन आंसर आपको इसी वीडियो से पता चलेगा, इसलिए आपको ये वीडियो तो पूरा देखना ही पड़ेगा। ओके गाइज, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है वो है, कोई भी वस्तु सजीव है या नहीं यह निर्धारित होता है। यानी कि कोई भी वस्तु सजीव है या नहीं ये निर्धारित कैसे होता है। तो गाइज, इसका जो आंसर है आपका वो है आपका आंसर उपरोक्त सभी से डी, जो डी पार्ट है आपका वो इसका आंसर है। ओके गाइज, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी पार्ट है गाइज। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न में से किसकी गति आंखों से देखी नहीं जा सकती। यानी जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें से ऐसा कौन है जिसकी जो गति है वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो जो इसका आंसर है वो आपका है पार्ट बी, अणुओं की गति। यानी अणुओं की गति ऐसी होती है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके गाइज, चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है यहाँ पर, विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है। यानी कोई भी विषाणु है उसमें आणविक गति तब तक नहीं होगी, कब तक नहीं होगी। इसमें 4 पॉइंट हैं, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका आंसर यहाँ पर ए है पार्ट, यानी जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कोशिका पाई जाती है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोशिका कहाँ पाई जाती है, इसका पार्ट ए आंसर है ऊतक में। किसमें, ऊतक में। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जैव प्रक्रम क्या है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी, वे सभी प्रक्रम जो हमारे शरीर में सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है। ओके, एक मिनट गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ऊपर निकल गया है। हाँ, हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो उसका आंसर क्या है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, एक चौथा ऑप्शन भी है इसमें नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो ये हैं, चौथा ऑप्शन नीचे दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो है पार्ट ए, भोजन। भोजन जो है वो हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऊर्जा का स्रोत है। ओके गाइस, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन हमारे सामने है, भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। अब 4 ऑप्शन है, भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम क्या कहेंगे गाइस। चलिए तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है पार्ट सी, पोषण। क्या है इसका आंसर गाइस, पोषण, पार्ट सी इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए वैसे तो यहाँ पर जो लिखा पड़ा है नीचे 4 ऑप्शन है, तो इनमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थों में कौन पाया जाता है इन चारों में से, तो इसका आंसर है ए, कार्बन। ओके गाइस, कार्बन इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पृथ्वी पर जीवन निम्न में से किस पर सबसे अधिक निर्भर होता है। वैसे तो पृथ्वी पर जीवन जो है, देखिए ऑप्शन में दिया हाइड्रोजन, उस पर भी निर्भर होता है, कार्बन पर निर्भर होता है, नाइट्रोजन पर निर्भर होता है, लेकिन सबसे अधिक किस पर निर्भर होता है, तो उसका आंसर है पार्ट बी, कार्बन। कार्बन इसका आंसर है। ओके गाइस, अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं गाइज। यहाँ पर हमारे शरीर में अणुओं के विघटन के लिए होने वाली रासायनिक क्रिया है, यानी हमारे शरीर में जो अणुओं का विघटन होता है वो किस रासायनिक क्रिया की वजह से होता है। तो उसका आंसर आपका गाइज होगा पार्ट ए, उपचयन और अपचयन। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गाइज इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ में लेकर के आने वाला हूँ बहुत ज़्यादा, अब हिंदी मीडियम के लिए भी और साथ में इंग्लिश मीडियम के लिए भी, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हम नंबर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एमसीक्यूज इस बार ज़्यादा आने वाले हैं पेपर में, तो हम बिल्कुल भी एमसीक्यू नहीं छोड़ सकते। ओके गाइज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, श्वसन किसे कहते हैं। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई है गाइज, तो इसका आंसर यहाँ पर है, पहले वाला पार्ट इसका आंसर है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और खाद्य के विघटन में उसका उपयोग करना ही श्वसन कहलाता है। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। खाली जगह की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, यानी किसकी पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, बहुकोशीय या एक कोशीय या कोशिका या ऊतक। तो इसका आंसर है गाइज, सॉरी, इसका आंसर है आपका एक कोशीय जीव, यानी बी पार्ट इसका आंसर है। एक कोशीय जीव जो होते हैं उनकी पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। जीवन के अनुरक्षण के लिए डैश आवश्यक है, यानी जीवन के अनुरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। इसके आंसर यहाँ पर हैं, जैव प्रक्रम, रुधिर का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, जीवन के अनुरक्षण के लिए जैव प्रक्रम आवश्यक है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आंसर क्या होगा कि खाली जगह यानी कि पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती है, यानी किसकी पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती इन चारों में से। तो उसका आंसर है ए, बहुकोशिकीय जीव। ओके गाइज, ये इसका आंसर हो गया। गाइज याद रखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि किसका आंसर क्या है आपको वीडियो से ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गाइज कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिए पीडीएफ, मैं आपको जैसे ही कमेंट पढ़ूंगा मैं आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके गाइज, थोड़ा वेट भी करिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट में आपका कमेंट लेट पढ़ पाया तो मैं आपको सेंड तो कर ही दूंगा लेकिन। ओके ओके गाइज, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन 15 क्या है, बहुकोशिकीय जीव अथवा हमारे शरीर में विसरण पर्याप्त नहीं है, क्यों नहीं है। ओके, तो उसका आंसर यहाँ पर ये है ए पार्ट, सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं, जिस वजह से हमारे अंदर विसरण पर्याप्त नहीं है। ओके गाइज, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है, यानी विशिष्टीकृत जो ऊतक होते हैं उनका कार्य क्या होता है। तो जो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका पार्ट डी है, ऑक्सीजन तथा भोजन का अंतःग्रहण करना। अंतःग्रहण का मतलब होता है लेना। ओके गाइज, अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 17, हमारे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आवश्यक होता है, कौन आवश्यक होता है या किसकी आवश्यकता हमें होती है गाइज, वो है वहन तंत्र, यानी पार्ट बी इसका आंसर है वहन तंत्र। अब गाइज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। रासायनिक अभिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्ति के लिए निम्न में से किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा प्राप्ति के लिए निम्न में से किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो उसका आंसर है पार्ट डी, यहाँ पर कार्बन तथा ऑक्सीजन। ओके गाइस, कार्बन तथा ऑक्सीजन ये उसका आंसर है। अब 19 क्वेश्चन देखते हैं, अपशिष्ट उत्पादों यानी पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस। ये तो बहुत आसान है, आपको पता होगा, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ओके गाइस, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक से मैंने बनाए गाइस, पूरी बुक पढ़ने के बाद उस चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ा, 6 को, फिर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वहाँ से। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 ये कहता है, स्वयंपोषी जीव अपने लिए भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। स्वयंपोषी जीव अपने लिए भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं गाइस, किस फॉर्म में प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्राप्त करते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की फॉर्म में, यानी इसका आंसर जो है वो डी है। कौन सा आंसर है गाइस इसका, डी। ओके गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं, स्वयंपोषी के उदाहरण दीजिए। तो इसके उदाहरण आपका ए होगा, हरे पौधे और मानव। अगला क्वेश्चन, विषमपोषी के उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर भी आपका ए ही होगा, जंतु और कवक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है गाइस, विषमपोषी जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जिस जीव उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं वह क्या है।
तो इसका आंसर है गाइस एंजाइम। देखा जाए तो ये एंजाइम की डेफिनेशन ही अगर पेपर में आ गया कि एंजाइम क्या होता है, तो जो क्वेश्चन है आप वही डाल दीजिएगा कि विषमपोषी जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जिस जीव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं वह एंजाइम कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पर हमारा यह है, स्वयंपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता डैश द्वारा पूरी होती है। किसके द्वारा पूरी होती है गाइस? तो इसका आंसर है आपका प्रकाश संश्लेषण यानी डी पार्ट। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, वह प्रक्रम जिसमें स्वयंपोषी जीव बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर भी गाइस आपका प्रकाश संश्लेषण होने वाला है यानी पार्ट ए होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर गाइस है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में किन पदार्थों या सामग्री का उपयोग किया जाता है? यानी पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में किन पदार्थों या सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको मैंने दिए गए हैं। इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी, डी पार्ट, क्योंकि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश ये सभी हम यूज़ करते हैं प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे, पौधे करते हैं इन सब का यूज़। ठीक है गाइज। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खाली जगह पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। ओके, यानी इनमें से कौन पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर है ए, कार्बोहाइड्रेट। ओके गाइज, इसका आंसर क्या है? ए, कार्बोहाइड्रेट। अब अगला क्वेश्चन ये है, प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधों द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त यानी प्रयोग नहीं किया जाता उसे किस रूप में संचित यानी इकट्ठा कर लिया जाता है? तो उसका आंसर है गाइज यहाँ पर आपका ए, मंड बोलते हैं उसे हम। ठीक है, क्या बोलते हैं? मंड। ओके गाइज। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह है, हमारे द्वारा खाए गए भोजन में से पैदा हुई ऊर्जा का कुछ भाग किसके रूप में संचित यानी इकट्ठा कर लिया जाता है? तो इसका आंसर गाइज होगा आपका ग्लाइकोजिन यानी पार्ट सी, ग्लाइकोजिन। अब अगला क्वेश्चन, हमें रात में पेड़ पौधों के पास ना तो बैठना चाहिए और ना ही सोना चाहिए। भैया ऐसा क्यों? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रात में वे श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। ओके गाइज। 31 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का डैश में अपचयन होता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट बन जाती है। अगला क्वेश्चन, पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है? ए पार्ट में लिखा है पत्तियों में जो पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर, बी पार्ट में लिखा है पौधों की जड़ में, सी पार्ट में लिखा है पौधों की तने में और डी पार्ट में लिखा है पौधों की छाल में। तो 4 ऑप्शन है, आंसर क्या होगा आपका गाइज? तो इसका जो आंसर है गाइज वो आपको बता देता हूँ मैं, इसका ए होगा। पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट में आपके क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है गाइज वो ये है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर सी है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के कोशिकांग को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर गाइज आपका ये है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय गैसों का आदान प्रदान ज़्यादातर किसकी सहायता से करते हैं? तो इसका आंसर है रंध्र। याद रखना, मैंने एक वर्ड लिखा है, बी पार्ट इसका आंसर है रंध्र। मैंने एक वर्ड लिखा है ज़्यादातर किसकी सहायता से करते हैं। वैसे तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय गैसों का आदान प्रदान जड़ से भी करते हैं गाइज, ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा करते हैं तो वो रंध्र से करते हैं। बी पार्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रंध्र कहाँ पर उपस्थित होते हैं गाइज? तो उसका आंसर है डी, पत्ते की सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, रंध्र किनकी सहायता से खुलते और बंद होते हैं? तो गाइज उसका आंसर है आपका द्वार कोशिकाएं, ए पार्ट इसका आंसर है, ए पार्ट। ओके गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मिट्टी में से कौन सी कच्ची सामग्री लेते हैं? यानी पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उस समय वो मिट्टी के अंदर से कौन कौन सी कच्ची सामग्री लेते हैं? पहला नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा लोहा, चौथा मैग्नीशियम। अब देखिए मैंने इसके जो पॉइंट्स दिए हैं वो नीचे दे रखे हैं। नंबर 1 पे ABC यानी तीनों हो गए, नाइट्रोजन फास्फोरस लोहा। नंबर 2 पे ABCD यानी चारों हो गए, नाइट्रोजन फास्फोरस लोहा मैग्नीशियम। नंबर 3 पे ABCD यानी नाइट्रोजन फास्फोरस और मैग्नीशियम। और नंबर डी पर मैंने लिखा है BCD नंबर 4 पे, यानी फास्फोरस लोहा और मैग्नीशियम। तो गाइज इसका जो आंसर है वो आपका है नंबर 2, यानी कि ये जो चारों हैं गाइज, ये चारों ही हमारे कच्ची सामग्री हैं मिट्टी के द्वारा जिन्हें प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे लेते हैं। ओके गाइज, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वो कौन सा तत्व है जिसका प्रयोग पौधे प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं? यानी वो कौन सा तत्व है जिसका प्रयोग पौधे प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, में करते हैं? तो ए ऑप्शन नाइट्रोजन है, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑक्सीजन और डी है कार्बन। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है गाइज यहाँ पर नाइट्रोजन, ए पार्ट इसका आंसर है। ओके गाइज, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह है, जीव जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं वो जीव, और तब उनका अवशोषण करते हैं, तो हमें बताना है इनमें से वो कौन है। क्या वो फफूंदी है, क्या वो यीस्ट है, क्या वो मशरूम है, या फिर वो सारे के सारे ही हैं। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है ये उपरोक्त सभी, यानी फफूंदी, यीस्ट और मशरूम, ये जो तीनों है ना गाइस, ये तीनों ही हमारे जो है वो खाने पीने का जो भी सामान है अपनी बॉडी के बाहर ही उसको पचा लेते हैं। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, जीव जो पौधों और जंतुओं को बिना मारे ही उनसे भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो ए में लिखा पड़ा है अमरबेल, किलनी, लीच और जू, ये चारों। बी में लिखा है अमरबेल और किलनी केवल। सी में उपरोक्त सभी, ऊपर लिखे गए सभी। और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो एग्जैक्टली आंसर है वो ए है। अमरबेल, किलनी, लीच और जू, ये चारों ही ऐसे होते हैं जो पौधों और जंतुओं को मारे बिना ही उनसे भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीबा के किस स्थान पर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है? चार ऑप्शन है गाइस, तो इसका आंसर है आपका बी, खाद्य रिक्तिका में। ओके गाइस, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, हमारे मुंह की लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो उसका आंसर है लार एमिलेस, यानी बी पार्ट। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, लार एमिलेस का कार्य बताइए। तो गाइस लार एमिलेस का कार्य का आंसर भी बी पार्ट ही है। यह भोजन में उपस्थित मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। ओके गाइस, चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44। मुंह से आमाशय तक भोजन किसकी मदद से जाता है? तो ग्रसिका, यानी ए पार्ट, जिसे हम एसोफोगस के नाम से भी जानते हैं। ओके गाइज, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है? ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ लिया भाई। तो इसका आंसर है बी पार्ट, यानी आमाशय। ओके गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आमाशय में उपस्थित नहीं होता है? ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन आमाशय में उपस्थित नहीं होता है? यानी तीन तो ऐसे होंगे इस आंसर में जो आमाशय में पाए जाते होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो हमें बताना है जो आमाशय में पाया नहीं जाता इन चारों में से। तो उसका आंसर है गाइज आपका यहाँ पर अमीनो अम्ल, यानी पार्ट बी उसका आंसर है। ओके गाइज, जो उसमें पाया नहीं जाता आमाशय में। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह है कि हमारे शरीर में खालिस्तान की मात्रा अधिक होने पर हमें एसिडिटी और अम्लता की शिकायत हो जाती है। सबको इसका आंसर पता चल ही गया होगा गाइज, इसका आंसर है ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन, आहार लान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो गाइज उसका आंसर है क्षुद्रांश, यानी पार्ट सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, आमाशय से भोजन जब क्षुद्रांश में प्रवेश करता है तब इस क्रिया को कौन नियंत्रित करता है गाइज? तो इसका आंसर पार्ट डी है, यानी अवरोधनी पेशी जो है वो नियंत्रित करती है जब आमाशय से भोजन में क्षुद्रांश में प्रवेश करता है भोजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गाइज, मांसाहारी जीवों में क्षुद्रांश छोटा क्यों होता है? ये तो पूछा भी गया कई बार क्वेश्चन में पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल सा यहाँ पर यह है, ये जीव जो होते हैं मांसाहारी, ये मांस खाते हैं और मांस को पचाना बड़ा आसान होता है, यानी पार्ट सी जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, घास खाने वाले जीवों में क्षुद्रांश लंबी क्यों होती है? अब इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं गाइज, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन जो आंसर है सी जो है वो इसका आंसर है। ये जीव घास खाते हैं जिसमें सेल्यूलोज पाया जाता है और जिसे पचाना कठिन होता है। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह है, खालिस्तान कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। यानी कोई ऐसी जगह है हमारे शरीर में जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूरी तरह से पच जाता है। हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी जगह है जहाँ पर ऐसा होता है गाइज। तो उसका आंसर जो आपका है वो है आपका क्षुद्रांश। ओके, पार्ट सी इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन गाइज है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? इन चारों में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है? ये आपको अच्छे से याद करना है, पेप्सिन, ए पार्ट आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइज यहाँ पर है, पित्त रस कहाँ से स्रवित होता है? यानी जो पित्त रस होता है वो कहाँ से निकलता है? तो इसका आंसर है बी, यानी यकृत। यकृत से पित्त रस हमारा निकलता है। अगला क्वेश्चन, पितरस के कार्य बताइए। अब गाइस देखो, मैंने तो ये ऑप्शन में दे दिया है पितरस के कार्य बताइए। पेपर में क्या पता सीधे पूछ ले कि पितरस के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जो ऑप्शन आप पढ़ रहे हो इसे याद करके चले जाना, तो यही लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए याद रखना, एमसीक्यू से वो आपको क्वेश्चन भी बना के दे सकता है पेपर में। ओके, तो ये एमसीक्यू बड़े फायदेमंद होने वाले हैं गाइज आपके लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं जब भी आपका कमेंट देखूंगा मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और अभी तो शुरुआत है गाइज, ऐसी वीडियोस इस चैनल पे और भी आते रहेंगे धीरे धीरे। ओके गाइज, तो फिलहाल इसका आंसर देखते हैं, पितरस के कार्य क्या हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो आंसर है वो है ये वाला, पहले नंबर का, ए और बी दोनों। यानी जो ए पार्ट दिख रहा है आपको और जो बी पार्ट दिख रहा है ऊपर, ये पूरा आंसर है। ये दोनों ही कार्य हैं पितरस के। ओके गाइज, चलिए अब हम बात करते हैं
आगे कि खाली स्थान अग्न्याशिक रस का श्रवण करता है। कौन करता है गाइस? तो इसका आंसर है अग्न्याशय। ए पार्ट इसका आंसर है। अगला, अग्न्याशय रस में निम्न में से कौन कौन पाया जाता है? देखो मैं ये नहीं पूछ रहा कौन कौन पाया नहीं जाता है इस रस में, कौन कौन पाया जाता है मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें। तो ऑप्शन लिखे पड़े यहाँ पर, ए लाइपोजेन एंजाइम, बी ट्रिप्सिन एंजाइम, सी आंतरस और डी वसा अम्ल। तो कौन कौन पाया जाता है गाइस? तो इसका आंसर है 1, पहला वाला, ए और बी दोनों, यानी ये दोनों ही जो है वो हमारे इस रस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं है? देखो अब ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इन चारों में से कौन सा एंजाइम नहीं है। तो गाइस उसका आंसर है श्लेष्मा, क्योंकि श्लेष्मा को छोड़ के ऊपर जो 3 लिखे पड़े हैं वो तीनों ही एंजाइम होते हैं। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आंत्र रस कहाँ से निकलता है? तो गाइज आंत्र रस जो होता है वो कहाँ से निकलता है? तो आंत्र रस को बता देता हूँ मैं कहाँ से निकलता है। वो निकलता है क्षुद्रांश की ग्रंथि से। क्षुद्रांश की ग्रंथि से हमारे आंत्र रस निकलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, ऐसा कौन है जो एक साथ प्रोटीन को अमीनो अम्ल बनाता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज भी बनाता है और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में भी परिवर्तित कर देता है? ओ माय गॉड, इन चारों में से ऐसा कौन है जो सारा काम इकट्ठा ही कर लेता है भाई? चलो देख लेते हैं उसका आंसर गाइस। तो उसका आंसर है आपका पार्ट बी, आंत्र रस। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु को 3 कार्बन वाले अणु में विखंडित कहाँ पर किया जाता है हमारे शरीर में? यहाँ ठीक है। तो गाइस उसका आंसर है कोशिका द्रव में, कोशिका के अंदर। ओके, यानी पार्ट मैंने यहाँ पर शायद ऑप्शन गलत डाल दिया है, मैंने ए सी सी डी लिख दिया है बाय डिफॉल्ट, सॉरी उसके लिए। मैं आपको बताता हूँ इसका पार्ट बी जो है वो आंसर है ये वाला, ठीक है, कोशिका द्रव्य। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे शरीर में बनने वाले 3 कार्बन अणु को किस नाम से जाना जाता है? गाइस उसका आंसर ए है, ए हमारा पायरुवेट। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, पायरुवेट का विखंडन हमारी कोशिका में कहाँ पर होता है? तो उसका आंसर भी ए ही है गाइस, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पर हमारे पायरुवेट का विखंडन हमारी कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उपस्थिति नहीं अनुपस्थिति यानी अब्सेंट में अवायवीय शोषण करता है? तो गाइज उसका आंसर है यीस्ट, यानी पहला वाला आंसर है उसका 1 ए। अगला, लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में कब बनता है? जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, यानी ए पार्ट, क्योंकि बी और सी तो हो नहीं सकता इसमें, उपस्थिति और अनुपस्थिति वाला, अभाव वाला हो सकता है, जैसे दौड़ते समय या कोई भी फिजिकल काम करते समय, भारी भरकम काम करते समय, कोई बक्सा उठाते समय हमारी सांस फूल जाती है, तब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ओके गाइज, चलिए 66 क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, क्या नाम है उसका? एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ए पार्ट आंसर हो गया। ओके गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन, एटीपी कितनी मात्रा में बनती है हमारे शरीर में? तो उसका आंसर है गाइज सी, 30.5 किलो जूल मॉलिक्यूल्स। ओके गाइज, चलिए तो अब 68 क्वेश्चन, जलीय जीवों की श्वास यानी सांस लेने की दर स्थानीय जीव यानी जानवर जो होते हैं हमारे, उनकी अपेक्षा कम क्यों होती है? अब इसके 4 ऑप्शन हैं गाइज, और जो इसका आंसर है गाइज वो है आपका पार्ट ए, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। ओके गाइज, तो ये इसका आंसर हो गया। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वायु मार्ग निपतित हो यह कौन सुनिश्चित करता है? हमारे गले के अंदर वायु मार्ग जो है वो निपतित, यानी वो इधर से उधर ना हो जाए, ये कौन गारंटी लेता है इस बात की, कौन सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन ए में लिखा है उपास्थित वलय, ऑप्शन बी सीलिया, सी कूपिका और डी वृक्ष गुहिका। तो गाइज इसका जो आंसर है वो आपका पार्ट ए है, उपास्थि के वलय। ओके गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारा है यहाँ पर, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है, कहाँ पर होता है? ये क्वेश्चन तो पेपर में कई बार पूछा गया है गाइज, तो इसका आंसर सिंपल है बी, कूपिका, जो देखने में गुब्बारे की तरह होती है। अगला क्वेश्चन, हमारी श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचना होती है, जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं गाइज? तो इसे हम कहते हैं सीलिया, सीलिया, ए पार्ट आंसर है इसका। ओके, अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर आपका जो गाइज इसके अंदर हो जाएगा वो है आपका हेमोग्लोबिन, यानी ए पार्ट इसका आंसर है आपका। ओके गाइज, चलिए अब आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको इसमें, तो इसका ऑप्शन भी ए ही है आपका, लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में। अगला क्वेश्चन 74 हमारा है, निम्न में से किसका परिवहन हमारे शरीर में विलेय अवस्था में होता है? विलेय माने होता है द्रव, पानी नुमा, किसका परिवहन हमारे शरीर में विलेय अवस्था में होता है? तो इसका आंसर है गाइस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पार्ट बी। अगला क्वेश्चन, यदि कूपिकाओं को फैला दिया जाए तो ये लगभग कितना क्षेत्र ढक लेंगे गाइस? तो इसका आंसर आपका आएगा
80 वर्ग मीटर, यानी पार्ट ए। अगला क्वेश्चन गाइज हमारा यहाँ पर ये है, यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारी फुसफुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में लगभग कितने साल लग जाते। तो ये सारा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के ही है। पार्ट ए इसका आंसर है 3 वर्ष। ओके। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान को तरल संयोजी पदार्थ कहते हैं, यानी हमारी बॉडी में एक तरल संयोजी पदार्थ है, उसे क्या कहते हैं गाइस। तो इसका आंसर है रुधिर। वैसे इसका आंसर आपको बताना चाहता हूं मैं, प्लाज्मा भी हो सकता है, लेकिन प्लाज्मा इसका आंसर तब होगा गाइस जब ऑप्शन में आपको रुधिर ना दिया हो। इस बात को ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में रुधिर दिया है तो इसका आंसर रुधिर ही होगा, प्लाज्मा नहीं होगा। लेकिन अगर रुधिर नहीं दिया है फिर हम इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन का प्लाज्मा मान लेते हैं। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा का कार्य बताइए। तो गाइस प्लाज्मा का कार्य क्या होता है गाइस। तो प्लाज्मा का कार्य होता है आपका पार्ट सी, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वज्र पदार्थों का वहन करना, यानी उन्हें इधर से उधर लेकर के जाना। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का शरीर में संचार यानी वहन कौन करता है। तो गाइज इसका आंसर मैंने यहाँ पे लगा दिया है लाल रक्त कणिकाएं। याद रखना गाइज, मैंने इसका आंसर यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं लगाया है। वैसे इसका आंसर हीमोग्लोबिन भी हो सकता है। वैसे इसका आंसर गाइज हीमोग्लोबिन भी हो सकता है। अगर वो ऑप्शन में होता तो हम उसी को आंसर मानते, लेकिन वो नहीं है आंसर में, ऑप्शन में, इसलिए हमने लाल रक्त कणिकाओं पे टिक लगाया है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर हमारा है, मछली एवं मानव एवं सरीसृप में रुधिर को पंप करने वाले अंग जो होते हैं। अब यहाँ 4 ऑप्शन है, कितने कोष्ठ वाले होते हैं गाइज वो, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर गाइज जो है वो पार्ट सी है, यानी मछलियों में, सॉरी गाइज मैंने यहाँ पर गलत बता दिया आपको, इसका आंसर पार्ट सी इसका आंसर नहीं है यहाँ पर गाइज इसका आंसर आपका यहाँ पर होगा, सॉरी एक मिनट मैंने गलत लगा दिया, मैं दोबारा बताता हूँ। हाँ, इसका आंसर आपका होगा पार्ट बी। मछलियों में होते हैं 2 कोश, मानव में होते हैं 4 और सरीसृप में होते हैं 3 कोश। ओके गाइज, तो बी पार्ट इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजनित रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। किससे भेजा जाता है ऑक्सीजनित रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है धमनियों द्वारा, शिराओं द्वारा, हृदय द्वारा, इस सब तरीके से। तो यहाँ पे आंसर है आपका धमनियों द्वारा। जो धमनी होती हैं वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में भेजती हैं। अगला क्वेश्चन, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं। जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं उनकी जो भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है वो ऑप्शन धमनियों में अधिक और शिराओं में कम लगता है। ऑप्शन बी, शिराओं में अधिक और धमनियों में कम लगता है। ऑप्शन सी, केवल रुधिर वाहिकाओं में अधिक, केवल हृदय में अधिक। तो इसका आंसर ए है गाइज, धमनियों में अधिक लगता है और शिराओं में वो दाब है जो वो कम लगता है। ठीक है गाइज, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पर बताया प्लाज्मा इसका आंसर होने वाला आपका। ठीक है गाइज, अब अगला क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पर है, ऑक्सीजन शरीर में संचारित होता है। ऑक्सीजन कौन संचारित करता है। तो इसका आंसर है गाइज बी, हीमोग्लोबिन द्वारा। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को संचारित करता है। तो एक बात ध्यान रखिए गाइज, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन शरीर में संचारित कौन करता है, वहाँ पे हमने टिक लगाया था लाल रक्त कणिकाएं, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल में ऑप्शन में नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन है तो हम वही लगा देंगे। ओके गाइज, चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि आलिंद की तुलना में निलय की पेशी भित्ति मोटी क्यों होती है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए, निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, इसलिए उसकी भित्ति जो है वो मोटी होती है आलिंद की तुलना में। अगला क्वेश्चन, डैश उल्टी दिशा में रुधिर के प्रवाह को रोकता है। तो वो कौन है। तो वो उसका आंसर है आपका सी, वाल्व। बोर नहीं होना गाइस, पेपर आ रहे हैं तो थोड़ा तो आपको देखना ही पड़ेगा यूट्यूब पे, और ऐसी वीडियो आपको कहाँ मिलने वाली जिसके अंदर आपको सारे के सारे एमसीक्यू जो आ सकते हैं वो दे दिए जा रहे हैं। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा साथ में और वीडियो भी देखते रहिए। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, सामान्य प्रंकुचन दाब कितना होता है हमारे शरीर का। तो वो होता है 120 पारा। अगला क्वेश्चन, सामान्य अनुशीतलन दाब कितना होता है हमारे शरीर का गाइज। तो वो होता है 80 पारा, यानी पार्ट सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन गाइज हमारे यहाँ पर ये है 89, धमनी की भित्ति शिराओं की तुलना में अधिक मोटी क्यों होती है। तो उसका आंसर यही है, धमनी पूरे शरीर में रक्त भेजती है, यानी पार्ट ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, घायल हो जाने पर हमारे शरीर में रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है कौन। यानी जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है ताकि खून ज़्यादा ना निकले, ऐसा कौन करता है हमारे शरीर में। तो इसका आंसर है गाइस डी, प्लेटलेट्स ऐसा करते हैं।
अगला क्वेश्चन गाइज, एक ऐसा द्रव जो रंगहीन है, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, ये पचा हुआ और क्षुद्रांश द्वारा अवशोषित वसा का वहन भी करता है भाई। कौन सा आंसर है इसका? बी आंसर है लसी का। ओके गाइज, बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है गाइज यहाँ पे, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि डैश कहलाती है। ठीक है गाइज, तो ये तो डेफिनेशन है आपकी वाष्पोत्सर्जन की, सी पार्ट इसका आंसर है, वाष्पोत्सर्जन की ये डेफिनेशन होगी आपकी। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है? जल का और खनिज लवणों का, तो इसका आंसर आपका गाइज होगा जाइलम, यानी पार्ट सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, पौधों में पाया जाने वाला एक ऊतक जो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का स्थानांतरण करता है और अमीनो अम्ल और भोजन का परिवहन भी करता है, तो गाइस इसका आंसर जो है आपका है वो है फ्लोएम। शायद यहाँ पे हिंदी में फ्लोएम गलत लिखा पड़ा है, यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा भी आएगी, वो आप लगा लेना, फ्लोएम। ओके गाइज, तो इसका आंसर है फ्लोएम। ओके गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 95। हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है गाइज? तो इसका आंसर है वृक्क, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में किडनी, ए पार्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइज, मूत्र में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ के नाम बताइए, तो वो हमारा सी होगा। यूरिया और यूरिक दोनों ही होते हैं मूत्र में पाई जाने वाली गंदगी, यानी नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ, वज्र माने गंदा होता है। और इसके बाद मुझे लगता है आपका खत्म हो गया है। 96 क्वेश्चंस टोटल थे गाइज, मैंने 97 शायद ज़्यादा बोल दिया था। आपकी वीडियो यहाँ पर खत्म होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो का इंतजार करिए, कमेंट में पीडीएफ लिखिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। ओके गाइज, एंड गुड डे आल्सो। मुझे नहीं पता वीडियो कब देख रहे हैं। ओके गाइज।